अब आते हैं अकबर का विस्तार, साम्राज्य विस्तार। ठीक है, अकबर का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य मतलब अकबर के साम्राज्य विस्तार तो कल ही बताए थे। आज अकबर के साम्राज्य विस्तार को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला था हम लोग मालवा। क्या था? मालवा विजय, मालवा विजय ये हुआ था 1561। अच्छा लगा था मैडम पहला। मालवा विजय 1561 में ये थे अकबर का प्रथम विजय। क्या था? अकबर का प्रथम विजय। ठीक है। अच्छा, मालवा का राजधानी पहले आपने क्या था? कहाँ था? सारंगपुर। क्या था? सारंग। और शासक के नाम से बाज बहादुर। दिख रहा राजेश वहां से? दिक्कत हो तो बाज बहादुर। अब देखिएगा क्या हुआ कि बाज बहादुर की पत्नी का जो नाम है वो है रूपमती। रूपमती। कहा जाता है कि बाज बहादुर अपने गलत कृत्यों से, कार्यों से जनता से प्रेम दूर कर गया। जनता से वो दूर हो गया, गलत कार्यों से जनता से दूर हो गया। और इसका जो खबर है वो किसी के पास चल गया? अकबर के पास। अकबर के पास इनके कार्यों का खबर चला गया था और यहाँ की जनता ने बोला कि आप हमें इनसे मुक्ति दिलाइए। अकबर ने सेनापति के रूप में, कौन? सेनापति के रूप में अपने भाई का था आदम खां। कौन? आदम खां को भेजा। किसको भेजा सेनापति के रूप में? आदम खां को। अब ध्यान से सुनिएगा मैडम, आदम खां जैसे ही इसके पास जाता है, बाज बहादुर के पास जाता है, ध्यान से देखिए फिर हम लिखेंगे, लिखाएंगे। आदम को किसी पास जाता है? बाज बहादुर के पास जाता है। बाज बहादुर मैदान छोड़कर भाग जाता है। नीचे लिखते चले, समझ में आ जाए। राजेश जी नीचे लिखते क्या? हमने कहा कि सेनापति में कौन गया? आदम। जैसे आदम का किसका, आदम का बाज बहादुर के पास जाता है, बाज बहादुर जो सुनता है कौन आ रहा है? मुगल सेना आ रही है। मुगल ये मैदान छोड़कर भाग जाता है, भाग जाता है। अब मालवा का अधिकार कौन कर लेता? हमने लिख ही देते हैं, हमें आदम खां के डर से बाज बहादुर युद्ध के मैदान से भाग जाता है। मैदान से भाग जाता है, इसके वजह से भाग जाता है। अब मालवा पर अधिकार किसका होता था? मुगलों का। अब ध्यान देना है आपको, आदम खां किसके? मुगलों का अधिकार। और मुगलों ने सूबेदार किसे बनाया? मालवा का सूबेदार आदम खां को बनाया। किसे बनाएंगे? आदम खां। अब जब मालवा क्या आदम खां ने क्या किया कि रूपमती, किसे बेटा?
रूपमती को परेशान करने लगे, किसी पर परेशान करने लगे, और परेशान होकर रूपमती जहर खा ली। क्या की? क्या कर ली? खा ली जहर। परेशान होकर रूपमती क्या खा ली? जहर खा ली। अब इसका खबर किसे पता चलता है? अकबर। और अकबर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि मेरे सिद्धांत के खिलाफ है कि किसी महिला को उसके विचारधारा, उसके अपने समर्पण के खिलाफ जबरदस्ती करे। अब क्या होता है कि अकबर क्या करता है कि यहां लिख लीजिए, अकबर आजम खां को वापस बुलाता है और उस आजम खां के जगह पे पीर मोहम्मद को नियुक्त करता है। किसे कहता है? यहाँ ये लिखना है अकबर, हाँ, आजम खां को वापस बुलाता है और उसकी जगह पर पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बनाता है। मालवा का सूबेदार बनाता है। किसे बनाता है? मालवा का सूबेदार बनाता है। अब जब ये सूबेदार ये बन गया, मालवा का सूबेदार जब ये बन गया, तब बाज बहादुर, आप देखिएगा हमने यहाँ एक चीज लिखाया था कि बाज बहादुर युद्ध के मैदान से भाग गया। अब ये पुनः सेना को संगठित किया, सेना को, और किससे लड़ा? पीर मोहम्मद और बाज बहादुर के साथ युद्ध हुआ। पीर मोहम्मद और बाज बहादुर के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में पीर मोहम्मद नर्मदा नदी में गिर जाता है। किसमें गिर जाता? नर्मदा नदी में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके जगह किसे में आता? उज़्बेक को। किसे में आता? अब्दुल्ला खां उज़्बेक। किसे में आता? लिखिएगा पीर मोहम्मद वर्सेस बाज बहादुर में युद्ध के दौरान पीर मोहम्मद नर्मदा नदी में, कौन? नदी में गिर जाता, जिस चीज की मृत्यु हो जाती, इसकी मृत्यु हो जाती। आप देखिएगा हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं, यहां पे चर्चा कर, हमने कहा कि आजम खां को कहां बुलाया गया? आगरा। ये से वापस कहां बुलाया गया? वापस ये कहां चला गया? आगरा चला गया। कहां चला गया वापस? ध्यान से एक मिनट केवल ध्यान से। अब जब आगरा वापस चला गया और यहीं से विवाद प्रवृत्ति को शासन का अंत होना शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि मालवा जब गया, ये वापस आगरा जाने लगा मैडम, तो अपने साथ जो खजाना था उसको भी लेके साथ गए। अब इस खजाने का हिसाब कौन मांगा? अकबर द्वारा एक नया वकील नियुक्त किया गया था और वकील का नाम था अक्का। यहाँ लिख दो अक्का। ये क्या थे? वकील। और मुंह बोले पिताजी कहते बचपन में बहुत इनको पालते तो पोसते थे, इसलिए मुंह बोले पिताजी। अब अक्का खां को वकील बनाया और अक्का खां ने किसे बोला? अकबर से, किसने मालवा अभियान के दौरान जो धन की राशि प्राप्त की उसका हिसाब। ये बात किसको बुरा लगा? आजम खां को। और आजम खां ने भरी सभा में जब वो हिसाब कर रहे थे, अकबर नहीं था, भरी सभा में इसको चाकू से मार दिया।
ये बात किसको पता चला? अकबर को पता चला। अकबर ने तुरंत आदेश दिया इसे छत की मुंडेर से गिराकर मारा जाए। पहली बार में ये मरा नहीं, दूसरी बार फिर पत्थर बिछाया गया, बड़ा बड़ा बोल्डर, और फिर छत की मुंडेर से नीचे गिराया गया और पत्थर पे गिरने से इसकी मृत्यु हुई। जैसे ही इनकी मृत्यु होता आदम खां का, 40 दिन बाद इनकी माँ का भी मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार हरम दल या पेटीकोट शासन का अंत हो जाता है। अब देखिएगा, अब इनके मृत्यु के बाद पीर मोहम्मद के बाद, पीर मोहम्मद के बाद अब्दुल्ला खां उज़्बेक, क्या मेरा अब्दुल्ला खां उज़्बेक को सूबेदार बनाकर भेजा जाता। किसे बना कर? तो यही क्वेश्चन पूछा था कि अंतिम रूप से मालवा विजय किसने प्राप्त किया। समझ में आया मैडम? अब क्रम समझ में आ रहा है? यही क्वेश्चन था, इसलिए हम कितना डिफाइन कर दिए। तो डायरेक्ट क्या लिखा था? मैक्सिमम बुक में क्या लिखता है? आदम का। क्या लिखता है? आदम का लिखता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल जानने के लिए ठीक है। मालवा विजय किसने किया? आदम का। हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से अंतिम विजय कौन किया था? क्योंकि दोबारा विद्रोह फिर कर दिया था पीर मोहम्मद के सामने, और पीर मोहम्मद मर गया था, कुछ समय के लिए शासक बन गया था। तो इसको मारने के लिए किसे भेजा गया? अब्दुल्ला खां और बाज बहादुर में युद्ध होता है। अब्दुल्ला खां बाज बहादुर में युद्ध होता है, जिसमें बाज बहादुर हार जाता है, और हार जाता है तब इसे अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और अकबर इसको मारता नहीं है, बल्कि इसे 2000 का मनसबदारी प्रदान कर देता है, और इसकी प्रतिभा को खुद ग्रहण करता है, क्योंकि बाज बहादुर एक बहुत अच्छे नगाड़ा संगीतज्ञ थे, और नगाड़ा क्या बोलते थे? नगाड़ा। तो पूछता है अकबर ने नगाड़ा किससे सीखा? बाज बहादुर। बाज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अकबर ने किससे नगाड़ा सीखा? बाज बहादुर। बाज एक एक स्टार्ट करें, इसको मिला के नीचे आ जाएगा क्या बेटा? नहीं आएगा। हाँ, तानसेन और रूपमती तानसेन से कई गुना अच्छा संगीतज्ञ। ठीक है, आप जब कंपटीशन होता है, अभी क्योंकि तानसेन की चर्चा नहीं की क्योंकि अभी उसमें करना ही था, लेकिन यहाँ कर ही देना जब तो रूपमती और बाज बहादुर मैडम, रूपमती और वो मालवा का अपने दोनों के दोनों संगीतज्ञ के प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड विद्वान। इसी से कंपटीशन होता है, किससे? रूपमती से और तानसेन के बीच, राग भैरव के लिए, राग भैरव के लिए, जिसमें रूपमती जीत जाती है और तानसेन हार। अब ये भी एक आश्चर्य, जिसको हम लोग अब तक सोचा तानसेन से बढ़िया कोई संगीतज्ञ नहीं है, उनसे भी अच्छे कौन थे? रूपमती। तो उसकी छोटी झलक मिलता है, बहुत ज्यादा इसका विस्तार में चर्चा नहीं, लेकिन इतना है कि तानसेन से भी कोई बहुत बड़ी संगीतज्ञ थे, वो थे रूपमती। एक चीज लिखते हुए थोड़ा सा लिखिएगा, अब्दुल्ला और बाज बहादुर के बीच युद्ध होता है। अब्दुल्ला खां उज़्बेक, अब्दुल्ला खां उज़्बेक, हाँ सारा अब्दुल्ला खां उज़्बेक वर्सेस बाज बहादुर का युद्ध होता है। जिसमें बाज बहादुर और अब्दुल्ला का, लिखिएगा आ रहा है क्या बेटे? अकबर बाज बहादुर को 2000 का मनसब देता, मनसब देता बाज बहादुर और
इनकी पत्नी दोनों ही संगीतज्ञ अकबर बाज बहादुर से अकबर बाज बहादुर से नगाड़ा बजाना सीखे। क्लियर हो जाएगा मैडम? इसमें कोई चीज ऐसा जो समझ में नहीं आया मैडम? हाँ जी मैडम, वो दिक्कत इसमें आगे बढ़े। अब इसको छोटी छोटी बातों में लिखिए बेटा, इतना बड़ा मत लिखिए। इतना बड़ा लिखेंगे ना तो कभी लास्ट टाइम देखने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो कैसे इसमें लिखना है? मालवा, बाज बहादुर, सारंगपुर, फिर क्या लिखना है मैडम? ऐसे लिखना है जैसे मालवा लिखे मैडम, ठीक है। आप छोटा छोटा लिखिएगा, मालवा, सारंगपुर, समझ जाएंगे क्या कि इसमें आप राजधानी लिखना जरूरी है। फिर लिखेंगे यहाँ पर बाज बहादुर प्लस रूपमती। अब यहाँ लिखेंगे ऐसे आदम खां, पीर मोहम्मद और फिर अब्दुल्ला खां उज़्बेक। तो ना ठीक है, यहीं पे लिखेंगे नगाड़ा 2000 का मनसब, 2000 का मनसब। बस इसी तो है कहानी। इसी कहानी में इतना पेज नहीं समझ में आया, खत्म हो गया मालवा। मालवा खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी होता क्या कि शब्दों से बहुत सारी चीज फंस जाते हैं, तो हमको तो कहानी के में पढ़ाना है, आपको सब चीज याद है, सब चीज याद है। अब आते हैं इसी मालवा में ही आते हैं, मालवा के नीचे गोंडवाना। क्या गोंडवाना। हम जानबूझ के दोनों खत्म एक साथ करना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश खत्म हो जाए और हम आगे चर्चा करें। ठीक मैडम। कहा जाता है कि ये किला बहुत अभेद किला था, अभेद किला था, इसलिए एकमात्र राजपूत शासक, एकमात्र राजपूत राज्य जिसे अकबर ने प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में गोंडवाना मध्य प्रदेश पड़ता है। कहाँ पड़ता उसमें सर दिया हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से इसी को नहीं मिला है, एक पुराना राजवंश को मिला के उसकी बात नहीं है सर, किसी को भी कार्य में सब देख लीजिएगा, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आप भी गलत, इसे थोड़ी देख लीजिएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, रीचेक करने में कोई इशू नहीं। हर चीज हम ही सही हो, सही नहीं। अब देखिए मध्य प्रदेश, यहाँ पर गोंडवाना में हम कल चर्चा किए थे, केवल जानना चाहते हैं हम, तो ऐसे बोल लिख ही देंगे। गोंडवाना में किस मुगल शासक के नेतृत्व में गए थे, किस सेनापति? गोंडवाना कल की चर्चा हुई थी, बताइए आप। आप देखो सफरुद्दीन, कौन था? सरफुद्दीन। कल लिखाए, चर्चा किए हैं, नहीं लिखवाए थे? नहीं बोर्ड, देखिए बोर्ड पिक में नहीं लिखे हैं, पिक में। अब ये गोंडवाना का जो शासक थे यहाँ के, वो कौन था यहाँ? वीर नारायण। वीर
और मुगल के सेनापति कौन थे? सरफुद्दीन। सरफुद्दीन, ठीक है। यहाँ की एक महिला रानी थी मैडम, उसका नाम नहीं आ रहा, दुर्गावती नाम था। इनकी माँ थी दुर्गा, और ये अल्पायु शासक है। क्या था? अल्पायु शासक। हाँ? क्या? आसफ खान ना, वो हो जाएगा जानते हैं कहाँ पे? जैमल में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? जैमल में आ जाएगा। यस, आसफ खान कौन है? आसफ, आसफ कौन है? आसफ, आसफ खान नहीं। सफुद्दीन आएगा मेड़ता में। कहाँ जाएगा? सफुद्दीन आएगा मेड़ता में। मेड़ता में मेवाड़, पहले मेवाड़ लिखा है ना, मेवाड़ में। मेड़ता और मेवाड़। तो मेड़ता में जयमल थे। कौन थे? जयमल। जयमल के साथ किसका लड़ाई किया गया? सफुद्दीन। किसको? और जयमल थे किसके सुबेदार? उदय सिंह। उदय सिंह के सुबेदार। उदय सिंह के सुबेदार थे। और उदय सिंह कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ का ही नाम कहते हैं चित्तौड़। और चित्तौड़ किस वंश का था? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का जो सबसे मजबूत शासक है उदय सिंह। इसके बाद प्रताप, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 है, 1582 तक के शासन की है। ठीक है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध पर मर गए थे। इनके पुत्र कौन? अमर। कितने लोग थे जो साथ में? अमर सिंह जहांगीर समकालीन। किसे? जहांगीर के समकालीन थे। किसे समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। ऐसे नहीं कर सकते कि 1582 में बैठे तो अकबर भी समकालीन थे और जहांगीर भी समकालीन थे। ठीक, ये दोनों किससे लड़े? अकबर के समकालीन। अकबर के समकालीन। ये छोटी सी घटना, इसकी चर्चा करते हैं आप? नहीं, इसकी चर्चा, इसको पढ़ाना बेटा। अब आसफ खान क्या थे? आसफ खान। अब आसफ खान ने क्या किया कि बिग नैन को हराकर गोंडवाना को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। एक घटना इसका कुछ जगह बोलता है कि गोंडवाना को मिलाया नहीं, एक्सेप्शनल कोई किताब में लिख देता है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोग देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, बढ़िया से। अब आते हैं हम लोग राजपूत। क्या थे? राजपूत, जो हमको मेन पढ़ना है, जहां से आपको क्वेश्चन बार बार इराइज होता है। मिटाई नहीं गई। आप देखिएगा, अब राजपूत नीति क्या है? हेडिंग दीजिएगा अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत चलिए चर्चा करते करके धीरे धीरे। अकबर को कहते हैं कि पढ़ा लिखा अशिक्षित था। क्या था? लेकिन सामाजिक परिवेश में रहकर उतना ज्ञान प्राप्त कर चुका था कि उसे पता था कि साम्राज्य चलाया कैसे। इसी कड़ी में उसने एक राजपूत नीति लाया। क्या लाया? जब वो अपने सभा में विचार विमर्श कर रहा था तो बोला कि हम भारत में शासन कैसे कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से। तो बोला गया कि जब तक आप भारतीयों के दिल में जगह नहीं बनाएंगे तब तक आप विदेशी ही कहलाएंगे। तो बोला इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना यह होगा कि जो यहाँ के शासक हैं पहले उसको अपने अधीन करना हो। बोले तो यहाँ के शासक तो राजपूत है। कौन है? राजपूत। और राजपूत
किसी का अधीन रहना पसंद नहीं करते, तो उनके अधीन कैसे रह सकते हो, मेरा अधीन कैसे रहेंगे। तो अकबर ने इसके लिए एक प्लान लाया कि हम उनकी जमीन को, उनके क्षेत्र को उन्हीं को सौंप देंगे। हम केवल विदेश विभाग जो कहीं दूसरी संधि ना करे, संधि समझौता होता है, उसको अधीन, अपने अधीन रखेंगे, बाकी सारा काम वो खुद करेंगे। मतलब उनके स्वाभिमान को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अकबर भी जानते थे कि भारत में राज करना तो बिना राजपूतों का सहयोग से नहीं हो सकता। तो उसके लिए अकबर ने एक योजना लाया, वतन जागीर। क्या लाया? वतन जागीर। और वतन जागीर केवल और केवल राजपूत क्षेत्र में दिया जाता था। अब ये क्या था वतन जागीर? वतन जागीर था कि वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को वतन जागीर कहते थे। तो ये तो हम जानते हैं सर, वेतन के बदले देने वाली भूमि को वतन जागीर कहते थे। तो इसमें नया बात क्या है? नया बात यह है बेटा, नया बात यह है कि वेतन, यहाँ हम फिर से लिख रहे हैं, वेतन के बदले, वेतन के, वो वतन जागीर है मैडम, फिर क्या लिख रहे हैं? वेतन के बदले दी जाने वाली, पूरा लिख देते हैं, दी जाने वाली वेतन को वतन जागीर करते हैं। अब देखिएगा, मान लेते हैं मैडम हम उदय सिंह है, क्या है? चलिए भार में ज्यादा अच्छा है, भार, ठीक है मैडम, भार पर हमने अधीनता स्वीकार कर लिया, हमने अधीनता स्वीकार कर, अधीनता स्वीकार किए, किसके पास है? अकबर के पास। अकबर ने बोला कि नहीं, आप अपने क्षेत्र के मालिक रहिए, हमको कोई इंटरफेयर आप में, आप अपने क्षेत्र के क्या है? मालिक है। आप जैसे पहले थे शासक, आज भी वैसे शासक। अब यहां से जो टैक्स आता था मैडम, जो टैक्स आता था, मतलब मान लेते हैं कि कितना है? 5,000 है। कितना है? तो 5,000 का मनसब कहा गया। क्या कहा गया? मनसब। 5,000 का मनसब कहा गया। अब 5,000 का यहाँ जितना बताया था मिला, कितना कहा गया? 5,000 का मनसब। अब अकबर ने भारमल को, क्या मैडम? यहाँ देखिए टोटल कितना पैसा आ रहा है, यहाँ 5,000 मनसब के आसपास आ रहा। तो बोला कि हम आपको कितना देते हैं? 5,000 का मनसब दे दें, मतलब जो पैसा आप पहले कमाते थे उतना ही कमाएंगे, जितना टैक्स पहले आता उतना ही आएगा, आपके इंटरनल कामों में इंटरफेयर, लेकिन विदेश संबंध, क्या मैडम? विदेश संबंध जो बनेगा मेरे कहने पर ही बनेगा। ये किससे आपको समझौता करना? किससे? इंटरनल आप जो भी काम करते हैं इंटरफेयर नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को भार में कितना मनसब दिया गया? 5। मतलब अब ये तो पैसे ही ना, वेतन ही है ना इसका, इसी को, जमीन को इसी को लौटा देना कहते हैं, समझ में आया? इसी के जमीन को इसी को लौटा देना वेतन। अब विजय कहाँ किया? स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया ना। आज जो जीत के भी ज्यादा था उसको भी यही काम कर रहा था कि अपने क्षेत्र में खुद से काम कीजिए। हमने कहा कि वतन जागीर कुछ समझ में आया? नहीं आया, फिर से ट्राई करें। जिसका क्षेत्र था उसी को दे दिया। आपको जाके ठीक मैडम, मेरा जमीन है, अकबर से हम हार गए, यहाँ अकबर के अधीनता हम स्वीकार कर लिए। तो अकबर कुछ पहले अनुमान लगाए कि कितना किसका आय होता था, बोले 5,000 रुपए। कितना? 5,000 के आसपास मनसब इसको दिया जा सकता है। इसका क्षेत्र कितना वैल्यू है? 5,000 मनसब के आसपास। तो बोला गया ठीक है, आप मेरे अधीनता स्वीकार करते, कोई दिक्कत नहीं। ये क्षेत्र का मालिक पहले भी आप थे, अब भी आप ही रहेंगे। इससे आय जो होगा उसका खर्च भी आप ही करेंगे, और 5,000 सेना आप रखेंगे, 5,000 सेना अपने पास रखेंगे। ठीक है बेटा। अब मेरा ही जमीन जो पहले, इसका मालिक हम पहले थे, आज ही मालिक है, लेकिन अब क्या कहलाएगा कि उस जमीन के हम वतन जागीर है, वतन जागीर है।
अब वो हमको जागीर के रूप में मिला। क्या मिला? जो आगे गए पहले हम थे, लेकिन अब हम अकबर की गुलामी कर लिए, अधीनता स्वीकार कर लिए, तो अकबर को जमीन हमसे लिया नहीं बल्कि हमको दान स्वरूप दे दिया, और उसी कहा गया वतन वतन जाके। ऐसे समझिए। तो वेतन के बदले, दी जाने वाली भूमि को वतन जागीर कहते हैं। यहाँ क्या लिखे हैं? वेतन के बदले दी जाने वाली जागीर को वतन जागीर कहते हैं। वतन जागीर कहते हैं। अब ये वतन जो जागीर है मैडम, वो पहले मेरा था, तो इसका स्वतंत्र मालिक हम थे। अब स्वतंत्र मालिक हम अपने आप को नहीं मानते, अब हम मालिक किसको मान रहे हैं? अकबर को मान रहे हैं, क्योंकि हम उसके अधीनता, और इसने हमें दान में दिया। क्या दिया? तो दान में कैसा? जागीर के रूप में। और जागीर जो मिला किस रूप में मिला? वेतन के रूप में। क्या मैडम? के लिए आपको 5,000 खर्च है, हम वेतन के रूप में वेतन दे रहे हैं, 5,000 का मनसब दे रहे हैं, 5,000 का मनसब दे रहे हैं। तो मेरे जमीन को ही मुझे वापस कर देना। तो फिर अकबर कुछ लेता होगा ना इससे, मतलब अकबर बस यही लगा था कि आप अपने पड़ोसी राज्यों से कोई भी संबंध नहीं बनाएंगे मेरे बिना पूछे, मेरे बिना। जैसे आपको सहायक संधि आया था, याद है? सहायक 5,000 का मनसब दे रहा है, इसका मतलब कि आपको 5,000 का सेना रखना है, और जब जरूरत पड़ेगा हाँ हमको देना है। लेकिन जो विदेशी संबंध बनाते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे आप, वो मेरे बिना पूछे में। बाकी आपको आंतरिक जो भी करना है, टैक्स बढ़ाना है, टैक्स हटाना है, स्वतंत्र रहना है, कैसे क्या करना है आप समझिए, हम आपके कार्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब मेरे ही जमीन को मुझे जागीर के रूप में, मनसब के रूप में वापस करना। मनसब के रूप में क्या लाया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? वतन जागीर। अब सीखिएगा अकबर की राजनीति का कारण। देखिए, अब फर्स्ट वतन जागीर समझ में आया? पृथ्वी में कि नहीं आया? राजेश कोई दिक्कत? सर चलिए, पहला क्या है? अफगानों पर नियंत्रण स्थापित। मेरी बात समझ में आया? अफगानों पर। चलिए पहले लिखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। देखिए दिक्कत क्या है ना, कि ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है थोड़ा सा, फिर फैक्ट, हम जो युद्ध है वो फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है। तो पहले राजनीति के कारण क्या है? पहला वर्ड क्या होगा? कारण। क्या था? हम कारण चर्चा करते हैं, फिर परिणाम क्या निकला उसकी चर्चा कर देंगे। दो ही चीजें पढ़ना होता है, कारण और परिणाम। तो कारण क्या था? अफगानों पर आप चर्चा करते चले। बात देखो, अब देखिएगा कि हुमायूं की मृत्यु के बाद, पहले हम थोड़ा बाबर से आते हैं। बाबर ने, आपको याद होगा कि अंतिम युद्ध लड़ा था कहाँ? याद आ रहा है? 29 में, 1529 में किसके विरुद्ध लड़ा? अफगान संघों के बीच। हमने यहाँ क्या लिखा? अफगानों पर नियंत्रण। अब ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, ये पूर्ण रूप से। हुमायूं 15 साल के लिए निर्वासित रहा, और 56 में आया, गद्दी प्राप्त किया, 24 जनवरी 1556 को मर गया। 27 जनवरी कहीं लिखता, वो मर गया बेचारा। मतलब मात्र 6 महीना में वो अफगान को कंट्रोल नहीं कर सका। अब गद्दी पे कौन बैठा? अकबर। अकबर जैसे ही गद्दी बैठता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, और उसका नेतृत्व कौन करता है? अफगान के एक सेनापति हेमू को जब वो हरा देता है, लेकिन पूर्ण रूप से उनका अफगानों को मार, तब उसको नियंत्रण करना। क्या करना? और नियंत्रण तभी हो सकता है जब कोई लड़ाकू सेनापति उसको मिले। तो राजपूत से बढ़िया कौन होगा? जो मरने और मारने पे विश्वास करता है, वो पीठ पीछे वार नहीं करता, प्रत्यक्ष रूप से वार करता है। तो कौन मिला? अकबर को राजपूत मिला। कि अकबर राजपूत एक ऐसा है जो पीठ पीछे वार नहीं करता और सामने युद्ध करता है, और वीर गति को प्राप्त करना अपना सौभाग्य
समझता। अब अकबर देखिए क्या होता है, अकबर इन्हीं को नियंत्रण में किससे दोस्ती करता? एक क्लियर हो गया बेटा? नहीं समझ में आया किसी को लगता है? मनोहर सर आया समझ में? अफगानों पे नियंत्रण करने के लिए वो राजपूत से संधि संधि करता विवाह नीति द्वारा सब, विवाह नीति द्वारा या कोई अन्य नीति द्वारा वो संघर्ष करता। अभी हम सब नीति की चर्चा एक साथ करते हैं। दूसरा है साम्राज्य विस्तार। क्या है? साम्राज्य। चलिए एक साथ धीरे धीरे चर्चा करते हैं। साम्राज्य विस्तार। अब राज्य साम्राज्य विस्तार क्यों जरूरी है मुगलों के लिए? कि बिना साम्राज्य विस्तार अवस्था स्थायित्व है। साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? राजपूत। वो अपने साम्राज्य को किसी को देना चाहता नहीं है। इसी राजपूत को कंट्रोल करने के लिए वो उसने वतन जागीर लाया कि आपकी इंटरनल लाइफ में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप जैसे पहले शासक थे आज भी वैसे शासक हैं। न जबरन हम आपकी बहू बेटी से शादी करेंगे। आपको इच्छा है हमसे शादी करने की तो करवाई, नहीं करने की इच्छा है तो मत करवाइए, हमको प्रेशर। दूसरी बात है कि शादी करने तो करना मैडम। दूसरी बात ये बोला कि आपके धार्मिक कार्यों में भी हम इंटरफेयर। इसका सबसे जीता जाता उदाहरण है हरका बाई। हरका जिसके महल में राम और बजरंगबली का मूर्ति स्थापित है। राम और बजरंगबली की मूर्ति स्थापित है। एक मुस्लिम शासक जो अफगान से आए, उज्बेकिस्तान से आया और भारत में स्थापित हुआ और वो इतना कट्टर सुन्नी संप्रदाय के लोग, इतना कट्टर होते हुए भी उसने क्या किया कि एक हिंदू धर्म की नारी को बोला कि अपने घर में एक मंदिर स्थापित कर सकते हैं और राम और बजरंगबली की मूर्ति स्थापित। ये एक बहुत बड़ी बात। तो इसी के लिए साम्राज्य विस्तार के लिए किसको चाहिए? आप देखिएगा मैडम, ये राजपूत क्षेत्र है और जब तक राजपूत क्षेत्र पे कंट्रोल नहीं होगा अकबर का तब तक वो किसी जीत का कोई फायदा। तो सबसे पहले थ्रोन यही दिया और इसी बोले आम मेरा एमजीडी कंपनी का कोई दिक्कत। अब उसको कंट्रोल करना शुरू किया। उसी बीच में एक राजा आता है मेवाड़। कौन आता है? मेवाड़। कौन आता है? जिसको हम लोग कहते हैं चित्तौड़ के नाम से जानते हैं। वो कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार न वो किया, न उनके पुत्र किया, न उनके पुत्र के पुत्र किया। एक लौता शासक जो अधीनता स्वीकार। दुर्भाग्य या सौभाग्य के अकबर की बात ये मान लीजिए कि सारे युद्ध का नेतृत्व अकबर ने स्वयं नहीं किया। मैक्सिमम युद्ध का नेतृत्व भारमल और भगवान दास ने किया। भारमल और टोडरमल ने किया, बीरबल ने किया, मान सिंह ने किया। मान सिंह ने सब लगभग राजपूत। हल्दी घाटी युद्ध क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच युद्ध हो रहा है। पढ़ते हैं ना हम लोग। महाराणा प्रताप हार गए। एक पक्षी निर्णय है, एक पक्षी की किताब में हम लिखते हैं महाराणा प्रताप हार गया। वर्तमान एनसीईआरटी बुक जो आने वाला है उसमें क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन ये हो रहा है कि ये युद्ध आज निर्णायक रहा। अकबर की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप हारे नहीं बल्कि अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए उस मैदान भूमि से निकल गए और अपने सेनापति से बनाए थे हकीम खान। सोचिए उस हिंदू के तरफ से मुस्लिम सेनापति के रूप में लड़ रहा है और अंतिम क्षण तक लड़ा। अंतिम और इधर अकबर के समय मान सिंह लड़ रहा है, वो हिंदू लड़ रहा है। तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई थोड़ी है। यहाँ क्या होता है कि राष्ट्रवाद के नाम पे से हिंदू मुस्लिम कर दिया। बहुत सारे विवाद की चर्चा। तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए किसे चुना? राजपूत को। और लगभग चाहे काबुल हो, कश्मीर हो, कंधार हो, सिंध हो या फिर खानदेश हो या फिर आपका गुजरात हो, आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसका दिमाग है? भारमल, भगवान दास और मान सिंह। ठीक है, मतलब राजपूत योद्धाओं का मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ रहा है। कुछ आ थर्ड क्या है? हिंदुओं के प्रति मुगलों के क्या होगा उसका? हिंदुओं के बीच मुगलों के प्रति प्रेम का भाव जगाना।
सहिष्णुता हाँ, हिंदुओं के बीच मुगल साम्राज्य के प्रति प्रेम जगा। तो ये क्यों ये इसलिए कि क्या हुआ कि अकबर बहुत दिनों से बार बार जब वो, क्योंकि अकबर एक ऐसा शासक था जो भेष बदलकर जनता के बीच जाया करते थे, अपने जमाने के इकलौता शासक। इससे पहले अकबर क्या करता था, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार नहीं करते, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपका हरिक वंशवाटी, वो लोग करते थे। ये लोग अपने जनता के बीच अपने साम्राज्य की अच्छाई और बुराई जानने के लिए भेष बदलकर, और फिल्म में नायक किया था अनिल कपूर क्या था, ट्रक ड्राइवर बनकर। हिंदुओं के बीच में मुगल साम्राज्य के प्रति प्रेम जगा। कहा गया कि जब भी अकबर बाहर निकलते थे उन्हें एक ही बात को लेकर कष्ट होता था कि जिस दुकान में हम सामान ले वहां एक ही चीज मिले, हमें एक ही ताना मिले कि मुगल विदेशी है, मुगल विदेशी। इस गट्टे को, इस धब्बे को हटाना, इस धब्बे को, और ये तभी होगा जब हम हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपनाएंगे। और हिंदुओं का नेतृत्व कौन कर रहा? राजा कौन है हिंदुओं का? राजपूत। कौन थे? और जब राजपूत ही मेरे अधीन रहेगा तो हिंदू अपने आप मेरे प्रति अच्छी संबंध बनाएंगे। मनोहर सर, इस पर कोई और दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? मुस्लिम अमीरों पर नियंत्रण स्थापित क्या करना? नियंत्रण स्थापित करना। क्या स्थापित करना? ये मुगल अमीर कौन? मुस्लिम अमीर लिखे यहाँ, ये थे मुगल। क्या थे? मुगलों के साथ ही रहते थे, तो मुगल अमीर भी कहते, मुगल अमीर भी कहते। अब ये तुरानी थे, क्या थे, जो बाबर के समय से ही मुगलों के साथ भारत में रहा करते थे, और ये गद्दी के निर्णय में निर्णायक भूमिका निभाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि इनकी बातों को बादशाह को मानने में मजबूर होना पड़ता था, मतलब इनकी शक्ति ज्यादा हो गई थी। इनको कंट्रोल तभी हो सकता था जब इसको काम हम कम देना शुरू करेंगे, इनसे हम बात करना कम करेंगे, काम देना। तो काम हमको सम्राट विस्तार भी करना है, और सम्राट विस्तार में केवल क्या राजपूत शासक ही काम दिए। सफरुद्दीन अभी नहीं पढ़े, हम लोग नहीं पढ़े ना। सफरुद्दीन पढ़े, आसफ खां पढ़े, ठीक है मैडम, पीर मोहम्मद पढ़े, मुनीम खां पढ़ेंगे, तो मुस्लिम भी थे, तो उनको भी कंट्रोल करना है। अगर उनको बहुत ज्यादा नियंत्रण से छूट दे देंगे तो कल होकर हमें हटाकर खुद गद्दी पर, और ये तभी होगा जब कौन मेरे साथ होगा, चेक एंड बैलेंस। क्या कहते हैं? अगर जब ये अपने आप को पावरफुल करने लगे, इसके टाइम पे किसको आगे बढ़ा दो? जब राजपूत आगे बढ़ने लगे किसको बढ़ा दो? मुगलों को। चेक एंड बैलेंस। तो इन पर नियंत्रण के लिए भी क्या लाया गया? राजपूत नीति। ये एक्चुअली जो सारे डिस्कस किए वो कथन कारण क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है। ये किसका क्वेश्चन है? कथन। तो ये चारों समझना है। राजपूत नीति का परिणाम क्या हुआ? एक विशाल समाज का स्थापना, एक मजबूत साम्राज्य का स्थापना, और हिंदुओं में एक अलग आस्था का निर्माण करना, यही तो परिणाम। तो एक राजपूत नीति से अभी धार्मिक नीति भी आएंगे, धार्मिक नीति भी चर्चा करेंगे कि कैसे वो धार्मिक नीति को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। अकबर को कहते हैं अशिक्षित कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान कभी कभी जो कम पढ़े लिखे रहते हैं उनको अधिक ज्ञानी बनाते हैं, जैसे कबीर, जैसे रैदास, जैसे सेना, जैसे पीपा। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन। अब उस भक्ति आंदोलन के क्रम में आप देख लो कितने संत हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं, कोई 4 साल में घर से भाग गया, कोई 8 साल में भाग गया, कोई
25 साल का पारिवारिक जीवन जी रहा है, उसको पढ़ाई लिखा से मतलब, कोई दूल्हा का काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई जाकर का काम कर रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है, ठीक है। ये सब को करते हुए वो इतना अच्छा संदेश समाज को दिए हैं कि उस पर रिसर्च, उसमें शोध होकर पीएचडी होता है। क्या होता है? पीएचडी होता है। यहाँ पे हम आगे आते हैं। ये कारण, अब इसी क्रम में पहला वक्त था भार में, इसको कहते हैं आमेर का किला। आमेर को ये जयपुर कहते, क्या कहते हैं? जयपुर कहते हैं। आमेर को क्या कहते हैं? जयपुर। आमेर बोल दे या जयपुर बोल दे, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, दोनों एक ही है, दोनों आगे बढ़। ये क्लियर है तो राजपूत इतिहास अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर हो दोनों? देख के कभी कभी लगे कोई जिज्ञासा है ना तो पूछ लिया कि, ठीक है, मन में दबा के मत रखा कि नहीं, हम लोग बचपन में कहते कि पूछेगा तो सामने वाला क्या समझेगा। जिज्ञासा है तो पूछिए। अब आते हैं हम लोग आमिर। क्या थे? नहीं आपके लिए आमिर। एक सेकंड, ऐसे थोड़े बोल दो तो हम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, हरका बाई और अकबर के बीच विवाह कहाँ हुआ? सास से नाम। कल भी ये बोले थे, आज ही साहब बोल रहे, कल ही बोले थे देखिएगा, आज ही बोल रहे देखिए। और राजधानी भी सास है, वो भी सास है। हम कुछ पूरा बता तो हमको बता ही देते हैं, कुछ होमवर्क मिलना चाहिए ना, होमवर्क। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जयपुर। क्या कहते हैं? ठीक। शासक बिहारी में क्या था? बिहारी में। इनके पुत्र थे पुत्री। इनके पुत्र थे ठीक है। क्या बोलिए? हाँ बुआ बोल दिए, मानसी के ये कुछ बोल दीजिए, या फिर भगवान दास की बहन बोल दीजिए। बात देखिए, एक्चुअली एक किताब में अक्सर क्या लिखता है ना, भगवान दास की बहन। क्या लिखता है? बहन लिखता है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर क्वेश्चन फंसाना हो तो बुआ बोल देगा। क्या बोल देगा? बुआ कौन? बोलते रहिए, बिहार पढ़ते रहिए आप, ब्लड रिलेशन। चलिए अब आते हैं अकबर। कौन? अकबर आगरा से कहाँ जा रहा था? अजमेर जा रहा था। अजमेर में एक चिश्ती है, मुहिद्दीन चिश्ती के दरगाह पे। चिश्ती की दरगाह पर, किसके दरगाह पर? और भारमल, इसको भारमल बार बार रहेगा, भारमल। क्या? बिहारी मल क्या कहते हैं? भारमल स्वेच्छा। लिखिएगा, भारमल स्वेच्छा से। भारमल स्वेच्छा से, बहुत ज्यादा लिखने का मन नहीं कर रहा, लिखते चले बोलते। भारमल स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने, अकबर की अधीनता स्वीकार करने, साथ ही हरका बाई से, मतलब अपनी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखना, विवाह करने का प्रस्ताव रखना। आप देखिएगा, हरका बाई के गर्भ से कौन जन्म होता है? सलीम। इसके पुत्र कौन थे? बचपन का नाम सलीम।
यह बड़ा भी नाम सलीम है, प्रेम से सेकू बाबा, प्रेम से सेकू बाबा अकबर कहा करते थे। फिर चर्चा करते हैं आगे, उसकी चर्चा करते हैं जब वहां आएगा। मेन आपको थोड़ा सा उलझाएगा कहां पर, जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि वहां में बहुत सारे प्रतिद्वंदी जन्म लेंगे। नूरजहां, आसफ खान, नुसरत जहां, नजमुद्दीन, बहुत सारे लेंगे, आपस में ही सब प्रतिद्वंदी करेंगे अपने परिवार के लिए। और उस समय आपको समझना है, बोर्ड पे हम नहीं लिखाएंगे उसको केवल डायग्राम बनाएंगे और आप लोग फिर हम धीरे धीरे अपने शब्दों में लिखाएंगे। वो क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर शब्दों में लिखाएंगे। आप लोग को जहां जाके पढ़ना हो, जहां जो पढ़ना पढ़ के आइएगा, उसके बाद देखिएगा ये चीज आपको समझ में आया है। लिखिएगा, हरका बाई से क्या किया, विवाह का प्रस्ताव। ठीक है, अकबर और हरका बाई का विवाह, अकबर और हरका बाई का विवाह डैश नामक स्थान पर हुआ। सांबर। सांबर हम लोग कैसे याद किए मैंने, ठीक है, इडली डोसा सांबर नहीं होता, हम उससे याद किए, इडली डोसा सांबर। सांबर झील, सांबर झील नमक उत्पादन का सबसे बड़ा झील है, सबसे बड़ा झील है नमक उत्पादन, सबसे बड़ा राजस्थान में। तो किस स्थान पे हुआ, सांबर। अच्छा ईमानदारी से मोबाइल देखेंगे ना कोई, नहीं सर, ऐसे आप 3 अक्षर का बोले ना तब याद आएगी सेंटेंस। अच्छा इतना याद आ गया। अब सांभर नामक, कहाँ पे, सांभर नामक स्थान पर दोनों का विवाह हुआ। अब जब विवाह हुआ तो उसे लाया गया, और लाया गया तो अकबर ने उसे उपाधि दिया मरियम उज़ ज़मान। तो यही क्वेश्चन पूछता है, इसका नाम क्या है, उपाधि क्या है, नहीं मरियम उज़ ज़मान, मरियम उज़ ज़मान, मरियम, इसका अर्थ हुआ संसार की मां। बताते ये दुगो माने के संसार की मां बना। इसका एक और नाम है, अन्य नाम, जोधा, जोधा भाई जान है क्या, नहीं समझ जाता है तो बोलने को समझ में आया किसे पता। अच्छा छोड़ दिए राज जी, आप चाचा हैं, छोड़ दीजिए, बड़े हैं। अब आता है जोधा भाई। तो जोधा भाई भी कहते हो, मरियम उज़ ज़मान भी करते हो, हरका भाई भी करते हो। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट होगी। अब आगे बढ़ते, चलिए राजू जी, हरका भाई और अकबर भी विवाह कहाँ हुआ, सांभर। ठीक है, विवाह बहुत याद रहता है कैसे कभी। अब आते हैं सेकेंड, बता सकते हैं 62 में ही, केवल हम 2 दिन बताए थे, एक आमेर बताए थे और एक मेड़ता में कुछ पढ़ना नहीं था, छोड़ दें। मेड़ता में केवल पढ़ा जैमल और सफरुद्दीन, ठीक है, जैमल सफरुद्दीन, ठीक, सरफुद्दीन, अंकी समझ में बेटा। लिखिएगा जैमल सूबेदार था उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह का सूबेदार, उदय सिंह का सूबेदार। अब उदय सिंह की चर्चा हम आगे करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में।